चलिए समकालीन विश्व राजनीति का प्रथम पार्ट शीत युद्ध का दौर की आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के जो संबंधित हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं कि शीत युद्ध क्या था, द्विध्रुवीयता क्या थी, गुटनिरपेक्षता क्या थी, इन सभी चीज़ों का जो विश्व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें क्या थी। ठीक है, अब यहाँ चीज़ें आती है, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो पढ़ेंगे कि 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो अमेरिका को ये चिंता सता रही थी कि जो कि सोवियत संघ को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि क्यूबा जो है अमेरिका के जस्ट दक्षिण में आता है। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका सोवियत संघ को डर था कि कहीं अमेरिका इस इलाके पे आक्रमण न कर दे। ठीक है, तो अमेरिका सोवियत संघ ने अपने जो जहाजी बेड़े थे, परमाणु हथियार के जो बेड़े थे, वो क्यूबा की ओर रवाना कर दिए। ठीक है, अब क्यूबा की ओर जब इन्होंने साहसी बेड़े रवाना किए, तब जो है अमेरिका को जब इसकी भनक लगी तो अमेरिका ने इन बेड़ों को रोकने के लिए अपने जवान रवाना कर दिए। और दोनों ही जो देशों के जो जहाजी बेड़े थे, परमाणु शस्त्र के जो बेड़े जो आ रहे थे, वो जस्ट एक दूसरे के सामने आए जो है आ गए, और जो तनाव की स्थितियाँ इतनी बढ़ गई कि एक युद्ध होने की स्थिति पनपने लगी। लेकिन जो है इन दोनों की जो स्थितियों में धीरे धीरे जो इन दोनों ने जो युद्ध की स्थितियों को टालने की कोशिश की, और दोनों के बीच किसी भी प्रकार युद्ध को रोका गया। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों ही देशों के परमाणु संपन्न देश थे। ठीक है, दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश थे, तो अगर इनमें युद्ध होता था तो ये कोई आम युद्ध नहीं होता, यहाँ बहुत ज़्यादा विनाश होता, इसलिए इन युद्ध को टालने की कोशिश की गई थी। ठीक है, ये जो क्यूबा मिसाइल था, जो मिसाइल संकट था, वो जो है एक शीत युद्ध का चरम बिंदु था। इस घटना से इसकी शुरुआत इस पाठ की शुरुआत करने का मतलब भी यही था कि आपको पता पड़े कि तनाव की स्थितियाँ कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, दोनों के पास जो है परमाणु हथियार थे, इस कारण से कभी भी रक्त रंजित युद्ध होने की परिस्थितियाँ दोनों ही देश ने उत्पन्न नहीं होने दी। ठीक है, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा चीज़ थी, वो इनमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम कोई महाशक्ति बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता कि वो जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हो। ये जो लड़ाई थी वो सिर्फ विचारधारा यानी कि विचारधारा की लड़ाई हम इसे कह सकते हैं। एक और अमेरिका जहाँ जो है लोकतंत्र और पूंजीवाद को समर्थन करके इसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, तो वहीं सोवियत संघ जो था वो जो यानी कि कह सकते हैं कि जो समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। तो इन दोनों देशों की विचारधाराओं के कारण पूरी दुनिया को दो गुट में बंटना पड़ा। ठीक है, तो ये विचारधाराओं की एक लड़ाई हम कह सकते हैं। अब देखते हैं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शीत युद्ध क्या था और कब से इसकी शुरुआत हुई। तो इसको देखते हैं, इसका द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप जानते हैं सब कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के बीच। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, और दूरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। तो इन दोनों ही जो खेमों में जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, और फिर जो है जो हमारे पास जो मित्र राष्ट्र थे वो ये युद्ध जीत भी गए। ठीक है, इसमें अमेरिका सोवियत संघ था, जो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही जो आगे प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ठीक है, तो यह युद्ध यूरोप, ठीक है, ये पूरे जो इनका इलाका था इस युद्ध का, दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर के हिस्सों में जो युद्ध फैला था, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ठीक है, 1914 से 1908, ठीक है, अब यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए कि अगस्त 1945 से अमेरिका ने जापान में 2 शहरों हिरोशिमा, नागासाकी और परमाणु बम गिरा दिए। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है दोनों के देशों के बीच में, क्योंकि जो ये अमेरिका द्वारा जो यहाँ पे जापान पे परमाणु हमला किया गया, तो उससे जो अमेरिका जो आलोचक थे उन्होंने ये बोला कि आपने जो ये जापान तो वैसे भी
जो हार गया था और वो अपना समर्पण करने वाला था, तो इसकी ज़रूरत क्या थी, आपने यहाँ पे परमाणु हमला किया। तो इन्होंने आलोचना की कि ये जो अमेरिका जो है अपने पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, तो वो एशिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। इस कारण से उसने जो है यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि सोवियत संघ इन इलाकों पर अपना अपना प्रभाव बढ़ाए, ठीक है। इस कारण से उसने बम गिराने की ये चाल चली, ठीक है। तो ये आलोचक कहते थे। और ठीक है, अमेरिका, अब देखिए क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि अमेरिका और जो सोवियत संघ दोनों ही देश एक बड़ी महाशक्ति थे, ठीक है। और फिर क्या कि अब वो एक उन दोनों में महाशक्ति बनने की होड़ लग गई, ठीक है। वो दोनों ही बड़ी शक्तियाँ थे, लेकिन एक एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धी शक्ति या और अधिक शक्ति अर्जन करने की वो दोनों में चाहत थी, ठीक है। और इन दोनों इस कारण से ये दोनों देश एक मुकाबले की स्थिति में खड़े हो गए और जो है शीत युद्ध की परिस्थितियाँ बनी, ठीक है। लेकिन शीत युद्ध की परिस्थितियाँ तो बनती है, लेकिन इन दोनों के पास ही परमाणु थे, बम थे। इस कारण से दोनों ही देश एक दूसरे पे हमले करने से बचते थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास से बर्बाद करने लायक हथियार बन जाएंगे। इसे ही अवरोध कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा अवरोध क्या होता है, तो ये अवरोध, क्योंकि दोनों ही देश के पास इतने हथियार थे कि अगर वो हार भी जाए तो एक दो परमाणु तंत्र ले जाएगा और अमेरिका के ऊपर फोड़ेगा या फिर सोवियत संघ के ऊपर फोड़ेगा, और वो दोनों देश यानी कि उसकी बहुत बड़ी क्षति पहुंचा देगा, ठीक है। तो यानी कि युद्ध हार भी गया तो भी वो क्षति पूरी की तो पूरी बचा देगा, पहुंचा सकेगा, ठीक है। इस कारण से दोनों देश एक दूसरे से लड़ाई करने से बचते थे, एक दूसरे से सीधे युद्ध करने से बचते थे, ठीक है। लेकिन जो फिर भी इनमें पारस्परिक प्रतिद्वंदिता तो बनी रही, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि दो ध्रुवीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। अब देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक है। अब दो ध्रुव बने, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। अब दो ध्रुव बने तो इसमें देखते हैं सबसे पहला कि सबसे पहले जो स्थानीय प्रतिद्वंदी, ठीक है। अब जो छोटे छोटे देशों को अपनी ओर जोड़ना चाहते थे, तो ये देश भी एक किसी खेमे के साथ, महाशक्ति के साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि ये भी अपने पड़ोसी राज्य से जो है मुकाबला रखते थे, प्रतिस्पर्धा रखते थे। तो ये भी चाहते थे कि हम जो है अपने जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है उससे ज़्यादा जो है विकास करें, ठीक है, उससे ज़्यादा है आगे बढ़ें। तो वो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी किसी एक खेमे का पक्ष लेने से उनमें कोई जो है बढ़ चढ़ के उन्होंने भी हिस्सा लिया किसी एक पक्ष का साथ लेने में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यह सबसे पहले जो है ये जो देश बटे एक दूसरे के खेमे में जाने लगे, अमेरिका और रूस के खेमे में जाने लगे। तो इसमें जो सबसे पहले पश्चिमी यूरोप जो था वो अमेरिका के पक्ष में आया, तथा जो पूर्वी यूरोप था वो जो है रूस के खेमे में आया, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिमी गठबंधन की हम बात करें तो पश्चिमी गठबंधन यानी कि जो रूस अमेरिका के साथ गया था, उसका जो उन्होंने संगठन बनाया उसे कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें 12 देश शामिल थे। और ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यूरोप है। और इसमें देखिए जो पूर्वी जो पश्चिमी जो देश हैं, जिसमें कि स्पेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, ये सब अमेरिका के साथ गए। और जो पश्चिमी अपनी पूर्वी देश थे, जिसमें कि सोवियत संघ यानी कि रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, ये सारे देश जो हैं वो जो गए रूस के पक्ष में या सोवियत संघ के पक्ष में, ठीक है। तो इस प्रकार से सोवियत संघ जो है ने जो पूर्वी देशों का जो संगठन था वो वर्सा संधि के तहत इसे जो है वर्सा संधि का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पूर्वी संगठन आप देख सकते हैं पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया को कि ये कितने भागों में बटी हुई है, ठीक है। इसमें लाल लाल जो है वो सोवियत संघ के पक्ष में, जो येलो येलो कलर है वो जो है अपन देख सकते हैं कि अमेरिका के पक्ष में, और जो हरा ग्रीन कलर बचा हुआ है वह तीसरा राष्ट्र यानी गुटनिरपेक्षता की बात करता था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो
दोनों देशों ने छोटे छोटे देशों को अपने ओर शामिल करने का और अपनी ताकत बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एशिया में क्या स्थिति थी। एशिया में जो है अमेरिका ने गठबंधन के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। इसमें जो उन्होंने जो है दक्षिणी पूर्व एशियाई संगठन सीएटो और केंद्रीय संघीय संगठन सेंटो नामक संध्या की थी। तो वहीं दूसरी ओर पर बात करें कि सोवियत संघ द्वारा चीन और रूस सोवियत संघ द्वारा जो है उत्तरी कोरिया, वियतनाम और इराक जैसे जो देश थे उन्होंने अपने और मिलाने की कोशिश की। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो अब एक चीज़ और निकल के आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, इन जो दो खेमे बटे हुए थे उसमें एक तीसरा गुट और यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसा गुट जो किसी खेमे में नहीं मिलना चाहता था। तो इन देशों ने एक और ऑप्शन मिला जो कि वो गुटबाजी से अलग रहने का अवसर उनको मिला गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के फलस्वरूप। ठीक है, आगे देखते हैं तो छोटे देश इन देशों के साथ क्यों मिलना चाहते थे कि हमारे जो छोटे देशों को क्या फ़ायदा हो रहा था कि वो और छोटे देश तो मिल को फ़ायदा को हमने देख लिया कि वो उनको जो है वो प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। लेकिन जो बड़े देश थे उन्हें क्या जो फ़ायदा होला कि उन्हें सबसे पहले तो महत्वपूर्ण संसाधन जो इन छोटे छोटे देशों में थे वो उन्हें प्राप्त हो गए। भू क्षेत्र जो इनके छोटे छोटे देशों पर जहाँ पे वो अपने हथियार और सैनिक ठिकाने लगा सकते थे। ठीक है, सेना का संचालन कर सकते तो वो इन्हें भू क्षेत्र मिल गया। उसके बाद इनको सैनिक ठिकाने मिल गए। ठीक है, आर्थिक मदद इन छोटे छोटे देशों द्वारा जो है इनको आर्थिक मदद दी जाने के लिए इनकी सैन्य सहायता के बदले। ठीक है, अब जो चीज़ देखने को मिलती है शीत युद्ध के दायरे क्या हैं। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई। ठीक है, इसमें महाशक्ति कोरिया, बर्लिन और कांगो के जो युद्ध हुए थे उसमें इनमें जो युद्ध की परिस्थितियाँ पनपी थी उसमें महाशक्तियों ने जो है मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी दोनों महाशक्तियाँ। लेकिन वही है अवरोध के सिद्धांत के कारण उन्हें युद्ध से बचना था तो उन्होंने युद्ध नहीं किया था। ठीक है, सिंपली। ठीक है, लेकिन बातें हद से ज़्यादा लेकिन कोरिया और वियतनाम और अफगानिस्तान में जान माल की ज़्यादा हानि हुई। ठीक है, अब गहन संकट को टालने के लिए दोनों गुट बाहर के देशों ने भूमिका निभाई। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति को रोकने के लिए बाहर के देश ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें देख लेते हैं कि नेहरू ने जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में निभाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि और देखते हैं तो जो है संयुक्त राष्ट्र के जो सचिव थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया अपनी भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है ये सिस्टम चला था उस टाइम में। लेकिन अब दोनों ही देशों को ये भय था कि कहीं कुछ दुर्घटना न हो जाए, कोई अगर आक्रमण हो गया और परमाणु जो है हमला हो गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भेज सकता है। कभी दुर्घटना से भी अगर कुछ परमाणु हथियार चल गया तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पूरे देशों को। इस दुर्घटना वाली परिस्थिति से बचने के लिए इन जो परमाणु हथियारों के जो उपयोग को कम से कम करने के लिए जो अप्रसार संधियाँ होने लगी, अस्त्र नियंत्रण संधियाँ होने लगी। इनमें ही जो सबसे जो महत्वपूर्ण संधियाँ थी उसमें 3 अहम संधियाँ थी। उसमें हम बात करें परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। तो ये इम्पोर्टेंट संधियाँ थी जो कि इन दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों को कम करने उसके उपयोग पे लगाम लगाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पेज था उसमें जो है पूरा का पूरा आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा जो अगला जो पार्ट है वो जल्द ही आएगा तो उसमें आपको उनको आगे की जो कूटनीतिक आंदोलन और भारत की भूमिका का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।